हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर्स एक्विजिशन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक समझना, रिवर्स एक्विजिशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्स एक्विजिशन होता क्या है। ओके, सो उससे पहले हम समझते हैं जैसे नॉर्मल सिनेरियो, जैसे एक एंटिटी है एक्स, एक एंटिटी है वाई। ओके, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, एक्स एंटिटी टेक ओवर करती है वाई को, टेक ओवर करती है या एक्वायर करती है। ओके, एक्वायर करती है। ओके, एक्वायर करने के बाद जो कंबाइंड एंटिटी होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है, एक्स का। कंबाइंड एंटिटी पे कंट्रोल होता है एक्स का। ये हमारा नॉर्मल एक्विजिशन का सिनेरियो है। ओके, रिवर्स एक्विजिशन के केस में क्या होता है, एक्स होता है, वाई एंटिटी है, दो एंटिटी है, सेम चीज हो रही है, एक्स टेक ओवर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, एक्वायर कर रही है वाई को। ओके, टेक ओवर कर रही है, एक्वायर कर रही है वाई को। बट इस केस में क्या होता है कि जो कंबाइंड एंटिटी होती है उस पे कंट्रोल वाई का रहता है, जो अल्टीमेट कंट्रोल है, कंट्रोल इज विथ वाई। ओके, मतलब जो एंटिटी एक्वायर हो रही है उसका अल्टीमेट कंट्रोल रहता है। ओके, तो वो जो केस है, ये वाला सिनेरियो रिवर्स एक्विजिशन का कहलाता है। मतलब जो एंटिटी लीगली टेक ओवर कर रही है उसका कंट्रोल नहीं रहता है, बट जो लीगली एक्वायर हो रही है कंपनी, अल्टीमेट कंट्रोल उसका रहता है कंबाइंड एंटिटी पे। तो अल्टीमेट कंट्रोल इस केस में वाई का हो रहा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रिवर्स एक्विजिशन का है। तो एक्स जो है वो हमारे लीगल एक्वायरर है, ये कहलाएगी लीगल एक्वायरर। ओके, और वाई कहलाएगी लीगल एक्वायरी, एक्वायरी। ओके, अब देखो, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल वाई के पास हो रहा है कंबाइंड एंटिटी का। ओके, तो इंड AS 103 कहता है कि जो भी अकाउंटिंग होगी, ओके, वो यही मान के होगी कि वाई एक्वायरर है। ओके, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल इसके पास है, तो जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन की, वो ये मान के चलेंगे कि वाई एक्वायरर है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वाई एक्वायरर कहलाएगा। तो वाई होगा अकाउंटिंग एक्वायरर। ओके, और एक्स होगा अकाउंटिंग एक्वायरी। तो एक्स लीगल एक्वायरर है बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी है। वाई लीगल एक्वायरर है, ओके, बट अकाउंटिंग लीगल एक्वायरी है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्वायरर है, क्योंकि इसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है। और जो सिंस कंट्रोल इसके पास है तो अकाउंटिंग ये मान के चलेंगे कि एक्वायरर ये है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एज पर इंड AS 103। ओके, अब रिवर्स एक्विजिशन ये सिनेरियो कब होगा कि भाई वाई के पास कंट्रोल आ जाए, मतलब जो एक्वायर हो रही है कंपनी उसके पास कंट्रोल आ जाए। ये सिनेरियो कैसे होता है, कब होता है, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स से ओके, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि रिवर्स एक्विजिशन होता है क्या, जब एक्वायरर के पास कंट्रोल आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में। ओके, तो लेट्स से एक एंटिटी एक्स और एंटिटी वाई। ओके, उसके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है 100, इसके भी नंबर ऑफ शेयर्स है 100। ओके, लेट्स से इनकी मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है शेयर की, इसकी है 10, इसकी है 50। ओके, और एक्स टेक ओवर कर रही है वाई को, शेयर से 100, शेयर की वैल्यू है फेयर मार्केट प्राइस जो है, या उसको बोलो इंट्रिंसिक वैल्यू 10 और 50 है। ओके, तो अब x टेक ओवर कर रही है y को, तो y की टोटल वैल्यू कितनी है बिजनेस की, नेट एसेट वैल्यू है, समझ लो बिजनेस की वैल्यू 5000। ओके, अब इस 5000 के लिए x को अपने कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाय 10, उसको 500 शेयर इशू करने पड़ेंगे। मतलब y को एक्वायर करने के लिए उसकी नेट बिजनेस की वैल्यू हो गई है, बिजनेस की वैल्यू 5000 और एक शेयर का प्राइस इसका 10 है, तो मतलब 500 शेयर इशू करेगी x। ओके, तो x इसको 500 शेयर्स देगी। ओके, अब कॉम्बिनेशन के बाद, आफ्टर कॉम्बिनेशन x की कैपिटल कितनी होगी, x की एग्जिस्टिंग कितनी थी
एग्जिस्टिंग थी 100, ठीक है, प्लस 500 और, ओके, ये 500 उसने किसको दिए थे, y को, तो टोटल शेयर कैपिटल होगी 600, ओके। अब ऐसा समझो 600 उसकी कैपिटल थी, ठीक है ना, उसमें 100 तो एक्स लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, ओके। अब जो 500 है वो y के शेयर होल्डर है, ओके। तो मतलब 5/6 जो पोर्शन है कैपिटल का वो y के शेयर होल्डर्स के पास है और सिर्फ x के शेयर होल्डर के पास 1.6 है। इसका मतलब कंट्रोल किसका हो गया, कंट्रोल y के शेयर होल्डर्स का हो गया, ठीक है ना। एक्वायर x कर रही है y को, बट जब एंटिटी कंबाइन हो रही है तो टोटल कंट्रोल किसका ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल y का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 5/6 शेयर y के शेयर होल्डर्स के पास है, x का जो शेयर्स है वो सिर्फ 1/6 ही रह गए। तो ये जो केस होगा ये रिवर्स एक्विजिशन होगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल एक्वायरी के पास आ गया है, ओके, लीगल एक्वायरी के पास। तो ये रिवर्स एक्विजिशन का केस है, ओके। तो आई होप कि ये सिनेरियो तो आपको क्लियर हो गया। अब इंडिया इस क्या बोलता है कि इसके अकाउंटिंग करते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ओके, वो अब हम देखते हैं। ओके, तो ये सिनेरियो में ये एग्जांपल यहीं पे रहने देते हैं, ओके, और एक एक करके हम पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इनके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी और आंसर निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या बोलता है। ये इंडेक्स 103, ओके। देखो रिवर्स एक्विजिशन केस में क्या हो रहा है, ओके, फर्स्ट केस एक्वायर कर रहा है x, एक्वायर कर रहा है y को, ठीक है ना, और कंसिडरेशन कौन दे रहा है, x कंसिडरेशन दे रहा है y को, करेक्ट, जो लीगल एक्वायरर है वही कंसिडरेशन दे रहा है, ठीक है। बट जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्वायरर कौन है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर ये है। इस एक्वायर ने कोई कंसिडरेशन दिया है क्या x को, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो ऐसे केस में हम कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें यही मानना है कि ये एक्वायरर है, अगर ये एक्वायरर है तो इसने क्या कंसिडरेशन दिया है, तो ऐसा तो इसने कोई कंसिडरेशन दिया नहीं है, तो इसके लिए हमें एक डीम्ड कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, इंड एस उसके लिए क्या बोलता है कि जो कंबाइंड एंटिटी है, कंबाइंड एंटिटी में जो लीगल पेरेंट का कितना शेयर है, लीगल पेरेंट का जो परसेंटेज है, ओके, उस परसेंटेज के लिए जो हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर है वो कितने शेयर इशू करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो उन नंबर ऑफ शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है वो हमारा कंसिडरेशन होगी, ओके। ऐसे डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो कंबाइंड एंटिटी जो बन रही है उसमें लीगल पेरेंट का कितना हिस्सा है, अगर इस एग्जांपल की बात करें, लीगल पेरेंट कौन है, लीगल पेरेंट x है, ओके, लीगल एक्वायरर, तो लीगल एक्वायरर का हिस्सा कितना है, 1/6, ओके, 1/6 हिस्सा है कंबाइंड एंटिटी में। तो इस 1/6 हिस्से के लिए, इस 1/6 हिस्से के लिए जो अकाउंटिंग एक्वायरर है मतलब y, वो अपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स देगा, एक्चुअल में कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्योंकि 5/6 हिस्से के लिए तो x ने y को दिए हैं पैसे, ओके, नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं इसने, तो y ने तो कुछ इशू किया नहीं है, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि अगर y उसको उतना ही हिस्सा देता लीगल पेरेंट में जितना उसको भी मिल रहा है, उसके लिए उसको कितना कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो लीगल पेरेंट का हिस्सा कंबाइंड एंटिटी में 1/6 है, उसके बदले में y मतलब अकाउंटिंग एक्वायरर उसको कितने शेयर देता, तो जितने शेयर देता उनकी फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तो कंबाइंड एंटिटी में लीगल एक्वायरर का जो भी परसेंटेज है, इस केस में 1/6 है, उसके बदले में अकाउंटिंग एक्वायरर अपने कितने शेयर्स देगा, उन शेयर की जो फेयर वैल्यू है दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में कैलकुलेट करनी है। अगर आपको अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार आप ये सिनेरियो क्लियर कर लीजिए,
और वैसे भी मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन करनी है। फिर होता है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो इंड AS 103 कहता है सबसे पहले तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, नेम, वो बनेगा इन द नेम ऑफ लीगल एक्वायरर ओनली। एक्वायरर मतलब वो एक्स के पॉइंट, मतलब उसमें सारी जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो अकाउंटिंग एक्वायरर मतलब वाई के अकॉर्डिंग होगी। बट आप जो हेडिंग लिखेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बन रहे हैं, उसमें हेडिंग में आप लिखेंगे लीगल एक्वायरर का नाम। ओके, इट विल बी द लीगल एक्वायरर एक्स, एक्स का नाम लिखेंगे, नाम, कैलकुलेशन सारी वाई के अकॉर्डिंग होगी बट नाम एक्स का होगा। दूसरी चीज, नोट्स में आपको मेंशन करना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है these are in continuation of subsidiary, continuation of subsidiaries और subsidiaries financial statement। मतलब हेडिंग में लिखेंगे कि भाई ये लीगल एक्वायरर की बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई जो फिगर्स है दोज आर इन कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडियरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो सब्सिडियरी कौन बाय, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो फिगर्स है दैट आर इन कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडियरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो होगी रिपोर्टिंग वाली बात। ओके, नाम लीगल पेरेंट का, कैलकुलेशन सारी एक्वायरर के अकॉर्डिंग, एक्वायरी के अकॉर्डिंग, ओके, लीगल एक्वायरी। ओके, बट नोट्स में मेंशन करना है कि सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन है। ओके, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले आएगा असेट, असेट लायबिलिटीज जो आप टेकन ओवर कर रहे हो। ओके, वो कैसे होगा, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, नॉर्मल एक्विजिशन होता है उसमें एक्वायरर जो भी अपनी एसेट है वो बुक वैल्यू पे शो करता है, और एक्वायरी से जो भी एसेट और लायबिलिटी मिलती है वो फेयर वैल्यू पे इंड AS के अकॉर्डिंग शो करता है, राइट। इस केस में कैसे ही होगा, मतलब जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अकाउंटिंग एक्वायरर ही हमारा एक्वायरर है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अकाउंटिंग एक्वायरर जो है उसकी जो भी एसेट और लायबिलिटीज है, एसेट और लायबिलिटीज वो सारी बुक वैल्यू पे लेंगे। ओके, फिर उसमें जो भी हम प्लस करेंगे जो भी लीगल एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर की जो भी एसेट और लायबिलिटी होगी वो फेयर वैल्यू पे होगी। ओके, तो अकाउंटिंग एक्वायरर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही एक्वायरर है वाई हमारे एग्जांपल में, तो उसकी सारी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लेंगे, और जो लीगल एक्वायरर है एक्स, उसकी एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। ओके, तो उसके लिए एक बार मैं ये पॉइंट रिमूव कर देता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है, कंसिडरेशन का, एसेट लायबिलिटी, और जो भी रिपोर्टिंग के लिए है नेम किसका डालना है और नोट्स में क्या लिखना है। ओके, ये वाली चीजें रहने देते हैं। चलो, ये जो वाई ने इसको दिया था फेयर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड दैट कैन बी इश्यूड। ओके, तो ये हमारा ये चीज है, तो ये भी आगे मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगी। ओके, अब हमारा मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो था इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवर्स एक्विजिशन के केस में। तो इसमें देखो 2 पॉइंट है, एक तो होता है नंबर ऑफ शेयर कैसे शो करोगे आप, ओके, और दूसरा पॉइंट है कि जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है
वो कैसे शो करोगे? तो नंबर ऑफ शेयर के लिए इंड एस क्या कहता है कि नंबर ऑफ शेयर का जो आपको स्ट्रक्चर है या नंबर ऑफ शेयर जो शो करने हैं वो आपको लीगल एक्वायरर के अकॉर्डिंग शो करने हैं। लीगल एक्वायरर के अकॉर्डिंग हमारे केस में एक्स, तो एक्स का बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन जो नंबर ऑफ शेयर थे वो, ठीक है, उसमें प्लस करोगे जो उसने शेयर वाई को इश्यू करे वो, तो शेयर इश्यूड टू एक्वायरर, लीगल एक्वायरिंग सॉरी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ शेयर जो आप पुट करोगे बैलेंस शीट में वो लीगल एक्वायरर के अकॉर्डिंग करोगे। ओके, लीगल एक्वायरर मतलब इस केस में हमारा एक्स है, तो एक्स की टोटल शेयर 600 है, तो मैं मेरी बैलेंस शीट में 600 डालूंगा, नंबर ऑफ शेयर 600। ओके, तो लीगल एक्वायरर के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ शेयर पुट करने हैं। ओके, जबकि कैपिटल आपको अकाउंटिंग एक्वायरर के अकॉर्डिंग, तो अकाउंटिंग एक्वायरर की जो कैपिटल एक्विजिशन के टाइम अकाउंटिंग एक्वायरर की बुक में जो कैपिटल आ रही थी वो, ओके, प्लस करना आपको फेयर वैल्यू ऑफ लीगल पेरेंट, लीगल एक्वायरर, क्योंकि कंबाइन बैलेंस शीट है, दोनों के एंट्रीज हमें दोनों की बैलेंस शीट में कंबाइन करनी है, राइट, कंबाइन करनी है। तो कैपिटल अमाउंट, तो बेस अमाउंट तो आपके अकाउंटिंग एक्वायरर का ही होगा। ओके, प्लस आपको उसमें करना है फेयर वैल्यू ऑफ लीगल एक्वायरर, लीगल एक्वायरर की जो बिजनेस की फेयर वैल्यू है वो आपको ऐड करनी है इधर, फेयर वैल्यू ऑफ लीगल एक्वायरर। ये आपकी इक्विटी शेयर की कैपिटल अमाउंट होगी। शेयर लीगल पेरेंट के अकॉर्डिंग है, शेयर लीगल एक्वायरर के अकॉर्डिंग है, बट कैपिटल अमाउंट अकाउंटिंग एक्वायरर के अकॉर्डिंग होगी। तो उसकी अमाउंट प्लस उसकी प्री एग्जिस्टिंग अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द लीगल एक्वायरर, इस तरह से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे पुट करते हो और अमाउंट कैसे पुट करते हो। ओके, फिर आता है 14 पॉइंट, गुडविल। गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है और या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसेस है। एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हम, अकाउंटिंग एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारी कैलकुलेशन वैसे ही हो रही है। तो जनरली हम क्या करते हैं, नेट एसेट टेकन ओवर, जो भी नेट एसेट आइडेंटिफाइबल एसेट होती है उनकी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन। ओके, तो इसमें भी वही होगा, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, और ये एसेट किसकी, एसेट किसकी, लीगल एक्वायरर की, जो हमारा लीगल एक्वायरर है उसकी, लीगल एक्वायरर की, माइनस परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करेंगे। परचेज कंसीडरेशन कौन सा, जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि उसके पेरेंट के परसेंटेज के लिए वाई कितने शेयर इशू करेगा, उनकी फेयर वैल्यू। ओके, तो माइनस पीसी, उन दोनों में जो डिफरेंस है उससे हमें गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ लीगल एक्वायरर माइनस परचेज कंसीडरेशन, जो हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया वो। इस तरह से आपको गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज की कैलकुलेशन करनी है। ओके, फिर ओके, अब लास्ट पॉइंट है 2, रिजर्व। ओके, कि रिजर्व कैसे लेने हैं और किसके लेने हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारी सारी अकाउंटिंग एक्वायरर के अकॉर्डिंग हो रही है, वाई के अकॉर्डिंग हो रही है, तो रिजर्व भी सिर्फ हमें अकाउंटिंग एक्वायरर के ही लेने हैं, अकाउंटिंग एक्वायरर के ही लेने हैं। जैसे हम नॉर्मल एक्विजिशन में करते हैं, अकाउंट जो एक्वायरर होता है उसी के लेते हैं, तो यहाँ हम सारी एंट्रीज अकाउंटिंग एक्वायरर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग एक्वायरर के ही रिजर्व लेने हैं। ठीक है, और लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है,
अगर कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करती है तो फुल्ली एक्वायर नहीं करके सपोज 80% एक्वायर करती है, ठीक है ना, 80% शेयर खरीदती है, तो जो रिमेनिंग 20% होते हैं वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। ओके, सपोज इस केस में भी अगर x और y का वापस एग्जांपल लेता हूं, x y के 80% शेयर एक्वायर करती, ओके, रिवर्स एक्विजिशन का केस है, फॉर एग्जांपल रिवर्स एक्विजिशन का केस है, बट x y के सिर्फ 80% शेयर ही एक्वायर करती, ओके, तो जो 20% होता वो एनसीआई होता, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल केसेस में हम उसको फेयर वैल्यू पे लेते हैं, ओके। बट रिवर्स एक्विजिशन के केस में उनको कैरिंग अमाउंट पे लेना है, बुक वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे। तो जो y की बुक्स में जो भी नेट एसेट है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेनी है। बुक्स में जिस भी वैल्यू पे वो नेट एसेट है, बुक्स में जो भी वैल्यू पे है, फेयर वैल्यू नहीं, बुक्स में जिस भी वैल्यू पे वो है, उनका जो प्रोपोर्शनेट शेयर है कैरिंग अमाउंट पे, जो प्रोपोर्शनेट शेयर है इस केस में 20%, तो वो वैल्यू हम शो करेंगे एनसीआई में। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ अकाउंटिंग एक्वायरर के जितने शेयर्स जो हैं जो लीगल एक्वायर ने एक्वायर नहीं किए, तो उनके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम अकाउंटिंग एक्वायरर की बुक जो वैल्यू है, नेट एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की जो बुक वैल्यू है, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर जो है एनसीआई से रिलेटेड वो हम शो करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वैल्यू पे शो करेंगे, नॉर्मल एक्विजिशन में हम फेयर वैल्यू पे करते हैं, बट रिवर्स एक्विजिशन के लिए हम कैरिंग अमाउंट पे करेंगे, कैरिंग वैल्यू पे करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो बेसिकली यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंड AS 103 बताता है, और जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान में रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हमने देखा कि परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि कंबाइन एंटिटी में जितना भी शेयर लीगल एक्वायरर का है, उस शेयर के बदले में जो अकाउंटिंग एक्वायरर है कितने उसको शेयर देगा, उन शेयर की फेयर वैल्यू, दैट इज योर परचेज कंसीडरेशन, ओके। फिर हमने रिपोर्टिंग देखा था कि नेम तो लीगल पेरेंट का ही लिखेंगे ऊपर, नोट्स में बताएंगे कि हाँ ये सब्सिडियरी की वैल्यू का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर का हमने देखा था, असेट देखा था, तो अकाउंटिंग एक्वायरर अपनी सारी असेट बुक वैल्यू पे लेगा, असेट लायबिलिटीज, और लीगल एक्वायरर की फेयर वैल्यू पे लेगा इंड AS के अकॉर्डिंग। इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स लीगल पेरेंट के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे टोटल, बट जो अमाउंट होगी वो अकाउंटिंग एक्वायरर के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, अकाउंटिंग एक्वायरर की प्री एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द लीगल एक्वायरर, ओके। फिर गुडविल नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, बट फ्रॉम एक्वायरर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें कैलकुलेट करनी है। रिजर्व सिर्फ अकाउंटिंग एक्वायरर के लिखना है, और एनसीआई भी अकाउंटिंग एक्वायरर का ही लिखना है, बट वो कैरिंग वैल्यू पे लेंगे, फेयर वैल्यू पे नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, और इसका मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए कि कैलकुलेशन किस तरह से होती है और किन किन चीजों का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है, ओके। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया हो कि एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन होता क्या है, इंड AS 103 क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराता है, क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या बताता है, प्रिस्क्राइब करता है, चीजें जो आपको अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान में रखनी है, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।